परीक्षा देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा दे देते हैं तो पेपर गुम हो जाता है। पेपर अगर गुम नहीं होता है तो कॉपी पूरी तरह से चेक नहीं होती। ये कहानी है उन लाखों छात्रों की जो अपनी आंखों में सपने संजोए रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा पास करके अपने सपने को हकीकत में बदल सके। लेकिन ये सपना तब टूट जाता है जब हकीकत पता चलता है। मकसद था पूरी परीक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई ताकि सभी एंट्रेंस एग्जाम बेहतर तरीके से कराए जाए और जरूरत के हिसाब से बेहतर टैलेंट का सिलेक्शन किया जा सके। लेकिन नतीजा आपके सामने है। सीबीएसई ने छात्रों की कॉपी चेक करने का नया तरीका निकाला, ऑन स्क्रीन मार्किंग का, जहां आंसर शीट को स्कैन किया जाता है और फिर उसकी ऑनलाइन चेकिंग की जाती है। पहली बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा में इसे लागू किया गया, लेकिन नतीजा आपके सामने है। ठीक से कॉपी स्कैन तक नहीं हुई, कॉपी स्कैन हो भी गई तो कई सवालों के जवाब चेक ही नहीं हुए। आखिर इतनी लापरवाही क्यों? बच्चों के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ क्यों? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब हैं, माई कैरियर माई फ्यूचर के सीईओ अमरीक सिंह साहब हैं, टी-ट्रांस के एजुकेशन की डायरेक्टर शुभ्रा चतुर्वेदी हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी साहब हैं और सत्य हिंदी के फाउंडर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमरीक सिंह साहब, आपको क्या लगता है, ये सिस्टम फुल प्रूफ था, तैयारी पूरी थी, लेकिन एजेंसी जहां पे इसको लागू करने की जिम्मेदारी दी गई वहीं पे जाके सारा मामला फंस गया? लक्ष्मण जी, देखिए, शर्मा साहब हमारे बुजुर्ग हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हैं। और एट द सेम टाइम क्या है कि इसमें दोनों पक्षों को सुनना बहुत जरूरी है। अब जब आपने एक तरफ हमने बात की कि जो सीबीएसई पूरी तरह से तैयार थी, मान लीजिए हम कह दें कि सीबीएसई पूरी तरह से तैयार थी, उनका सिस्टम बिल्कुल रोबस्ट था, सब तैयार था, पहले उन्होंने सारी तैयारियां की हुई थी और टीचर्स को भी पूरी ट्रेनिंग जो दी हुई थी। सो अब जरा टीचर्स की साइड से अगर आप सुने, क्योंकि मैं भी दिन रात टीचर से मुलाकात होती है, मैं उनसे बातें करता हूँ और सुनता भी उनकी बातें। उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुनना बहुत ज़रूरी है कि जब वो एग्ज़ाम जब चेक करने के लिए गए वहाँ पर, जो ओएसएम के लिए गए, पहली बात तो उनको बोला गया था कि भई जो एक दिन जब वो मॉक टेस्ट वगैरह हुआ, जो बड़े लार्ज पैमाने पे मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाया गया, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली। जिस दिन उनका मॉक टेस्ट हुआ, उस दिन वो मॉक टेस्ट के अंदर सिस्टम का सर्वर फेल हो गया। राइट। सो जो तैयारी की बात आपको समझा रहा हूँ कि जिस दिन मॉक टेस्ट करवाया गया, उस दिन मॉक टेस्ट के अंदर उनका सर्वर फेल हो गया, वो मॉक टेस्ट कर ही नहीं पाए। अच्छा, उसके बाद जो उनको बोला गया, अच्छा आप तैयार है ना, तो ऐसे-ऐसे करना है, आपको वहाँ पर जाके पहुँच के आपको ऐसे चेक करना है। उसके बाद जब टीचर्स वहाँ पर पहुँचे, उन टीचर्स का कहना ये है कि एक-एक पेपर को लोड होने में, जब एक के बाद जब दूसरी आंसर शीट आती थी, 20-20 मिनट का टाइम लग रहा था उनको, एक पेपर के बाद दूसरी आंसर शीट आने में। अब यहाँ पर कंपनी की का इश्यू है या सर्वर का इश्यू है या टेक्नोलॉजी का इश्यू है, ये समझना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ब्लर वाला इश्यू तो था ही वहाँ पर। ब्लर वाला इश्यू था, वो टीचर कहते हैं कि हमें इतने गौर से पढ़ना पड़ता था, उसको आंसर शीट को चेक करना पड़ता था कि हमें वो नज़र ही नहीं आता था कि आंसर वो बच्चे ने लिखा क्या है, राइट? सो इस तरह की तमाम खामियाँ सिस्टम में वो टीचर्स की ट्रेनिंग की वजह से भी रहीं, उनको प्रॉपर टाइम भी नहीं मिला। दूसरा, जो सिस्टम की बात करें, जैसे ब्लर सिस्टम था या सिस्टम को में जो नए पेपर अपलोड करने में 20-20 मिनट का टाइम लग रहा था, पूरे दिन में टीचर सिर्फ और सिर्फ 20 कॉपी चेक कर पा रहा है, एग्जामिनर। अब वो 20 कॉपी एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो जो हम कह रहे हैं कि इससे रिजल्ट फास्टर होगा, ये फास्टर नहीं हो रहा, उल्टा है तो स्लो हो गया। राइट। सो ऐसे पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है, बहुत एड्रेस करना है। यहाँ पर जो फिर वापस आता हूँ कि ठीक है जी, बहुत बढ़िया, हमने बहुत टाइम से पहले से करे थे, लेकिन इस सारे को इतने मास लेवल पर एकदम इंट्रोड्यूस कर देना शायद कहीं न कहीं जल्दबाजी थी। और अभी भी जो चीज़ें हैं, कई चीज़ों में हम देख रहे हैं, ये कहना जल्दबाजी हुआ कि हमारा सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। यहाँ पर बच्चों का सवाल है, मेरे पास आज ही एक बच्चे का फ़ोन आया, भाई साहब वो केमिस्ट्री के अंदर 9 नंबर से रह गया। केमिस्ट्री के अंदर 9 नंबर से रह गया, उसको नीट के अंदर एडमिशन है, उसको मेडिकल का एडमिशन लेना है। अब केमिस्ट्री उसका क्लियर नहीं है, नीट का वो तो शुक्र है कि नीट वाला आगे चला गया। फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली, और वो बच्चे का जब टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, उसने रीवैल्यूएशन भी भरा है, हो सकता है रीवैल्यूएशन में वो पास हो जाए, निकल जाए, ऊपर वाला करे ऐसा हो जाए। सो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो शुभ्रा जी ने बोला, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो बच्चे आगे नीट के लिए जा रहे हैं, मेडिकल का एडमिशन लेना चाहता है, 9-9 नंबर से रह गए, 10-10 नंबर से, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो मेन सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट में जो बच्चे रह गए हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है।
हम पल्ला नहीं झाड़ सकते ये वाली बात कह के कि जी कंपनी को दोष था, उसका दोष था। इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चों का को एड्रेस करना ज़रूरी है जिनका पूरा ये फ्यूचर दरअसल आपने स्टेक पे लग अमरीक गया सिंह, बिकॉज़ हाँ, ऑफ दिस इश्यू। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं सवाल सबसे पहले उठाया भी था कि बच्चों के लिए तत्कालिक जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ा सवाल पैदा खड़ा होता है कि आगे वो कैसे बढ़े, 12th के बाद आगे कैसे बढ़े। इस पे मैं शर्मा सर आपके पास आऊंगा आगे चल के। जो अमरीक सिंह साहब ने कहा भी कि जब मॉक टेस्ट कराया गया तो बहुत सारे टीचर्स को वहीं से परेशानी शुरू हो गई थी और व्यवहारिक दिक्कतें क्या हुई एक एक करके अमरीक सिंह साहब ने गिनाया। यदि वेंडर्स पहले से खराब है और उसके सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है तो आप वेंडर को कॉलर पकड़िए। वेंडर्स को ऐसे ऐसे वेंडर्स का रेपुटेशन यदि खराब था और इसके बावजूद यदि काम किया गया है तो फिर आप सीबीएसई को पकड़िए, क्योंकि सीबीएसई में कोई ना कोई अधिकारी तो होगा जो लाइजनिंग कर रहा होगा, जो ऐसे वेंडर्स को आपको यहां पर लेकर के आए। जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लोग काम करते हैं, जिस विधायी व्यवस्था में हम लोग काम करते हैं, अंतिम जिम्मेदारी जाकर के यहाँ भी टिकती है कि आप जब उस विभाग के मुखिया हैं तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, वहां भी आपको चीजों को साफ करके रखना होगा। आशुतोष सर, ऐसे ऐसे में मनमोहन सिंह को 1000 बार रिजाइन करना पड़ता प्रधानमंत्री के पद से। मनमोहन सिंह रिजाइन नहीं करें, लेकिन एक जिम्मेदारी तो बना करके आप उसको। मेरा कहना है कि राजनीति को घिसट देंगे ना तो आप सीधे कहां जाएंगे? आप धर्मेंद्र प्रधान पे चले जाएंगे, मंत्री पर चले जाएंगे। मंत्री इन सारी निटी ग्रिटी चीजों को नहीं देखता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है अधिकांश समय सरकार को, और ब्यूरोक्रेसी में जिम्मेदार लोग जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इतनी सी बात कहूंगा कि 2004 से 2014 के लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे और 2014 से लेके 2026 तक 2014 से 2026 तक प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य किसी भी तरीके से उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि मंत्री लोग जो हैं वो बहुत ज्ञानी लोग हैं और वो माइक्रो लेवल पे चीजों को नहीं देखते। ये जो तर्क है, ये तर्क अपने आप में एक राजनीतिक तर्क है और इसका मतलब ये है कि आप सरकार को स्पष्ट तौर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है भाई, कौन है इस सीबीएसई एग्जाम के लिए जिम्मेदार? कौन है नीट के लिए जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी है इसको स्मूथ कराने की? ये कहना कि प्रोसेस में कोई गड़बड़ी नहीं थी, अरे भाई गड़बड़ी नहीं थी तो गड़बड़ी हुई कैसे? पेपर लीक कैसे हो रहे हैं? सीबीएसई में मार्क्स जो ये सामने चीजें आ रही वो क्यों हो रही हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। वो किस लेवल पे गड़बड़ है? द फैक्ट इज देयर इज अ सीरियस इनकॉम्पिटेंस एंड हु इज दैट इनकॉम्पिटेंट पर्सन जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसकी पहचान होनी चाहिए और उसको सिस्टम से बाहर करना चाहिए। हमारे यहां जो एक मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? मंत्री की जिम्मेदारी इतनी सी होती है कि एक सिस्टम को स्टैब्लिश करना, उसको सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि जो पॉलिसी के लेवल पे जो फैसले हुए हैं वो हूबहू अक्षरशः पालन हो। ये उसकी जिम्मेदारी है। दिक्कत क्या है कि अगर मंत्री महोदय या जो टॉप का सेक्रेटरी है या जो टॉप का डायरेक्टर जो हुसएवर, अगर उसने सिस्टम ठीक से नहीं किए हैं, अगर उसने उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की है, अगर उसने ये इंश्योर नहीं किया है कि उसके नट एंड बोल्ट सही है, माइक्रो लेवल तक लास्ट माइल तक उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तब हम एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर ये कहेगा कि भाई फला हवलदार की जिम्मेदारी है, फला पुलिस वाले की जिम्मेदारी, उसकी वजह से नहीं हुआ। अगर लेकिन आशुतोष हवलदार की जिम्मेदारी तो फिर बड़े बड़े ऑफिसर की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं उसकी बड़े ऑफिसर की, फिर हवलदार से काम चला लेते हैं हम लोग। एक चीज आप मुझे बताइए कि ट्रेनिंग की जिम्मेदारी क्या मंत्री की होती है? मंत्री के सामने तो वहां का डायरेक्टर, चाहे सीबीएसई का डायरेक्टर हो, एनटीए का डायरेक्टर हो, प्रेजेंटेशन देता है और प्रेजेंटेशन में वो बताता है टेक्नोलॉजी साफ चल रही है, ठीक ठाक चल रहा है, मंत्री यहां पर आकर के आश्वस्त हो रहा है। मंत्री की ये जिम्मेदारी थोड़ी बनती है कि सारी चीजें जाकर के मॉनिटरिंग करके, वहां पर तो मंत्री ने मॉनिटर किया होगा तभी इस चीज को अलाउ किया होगा। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, जो ऑपरेटिव हेड है, जो जिनकी जिम्मेदारी उसको ऑपरेशनलाइज करने की है, ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। सिस्टम के लूप होल पे बात करना, सिस्टम को ठीक करने की बात करना, जिम्मेदारियां तय करना, ये सारी चीजें हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। और सिस्टम है जो अपने आप सिस्टम को ठीक करेगा, जिम्मेदारी तय करेगा, लेकिन तत्काल बच्चे जो इससे अफेक्टेड हुए हैं वो क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमरीक सिंह साहब, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? लक्ष्मण जी देखिए, मैं बिल्कुल शिमला जी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ
किसी मिनिस्टर बच्चे को इस टाइम क्या नहीं चाहिए, बच्चे को किसी मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, बच्चे को किसी डायरेक्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, बच्चे को ये बिल्कुल। नहीं चाहिए। बच्चे को चाहिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो। जो बच्चा इस टाइम जिसकी बैक आ गई, जिसके अब रीचेकिंग के लिए डाला है उसने या रीवैल्यूएशन के लिए डाला है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। हमारे को एक मैकेनिज्म इस तरह का तैयार करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है सबके बराबर है। जब अभी जो रागी साहब ने बोला कि आप एक बाप की हैसियत से जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि बच्चों के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो सोल्यूशन ये है कि साहब कि जो ये बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको जल्दी से जल्दी, अगर हमने अभी देख लिया कि कोई ब्लर का इश्यू था, कुछ था, हटा दीजिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम अल्टरनेटिव वे। उसका तरीका ये निकालता है कि भाई इनकी कॉपी मैनुअल चेक करवा ली जाए। मैनुअल चेक करवा के जो भी बच्चों के मार्क्स स्कोर आ रहे हैं उनको उनसे शेयर करके उनको दिखाया जाए। वो अब जैसे अभी शुरू में भी बात होता है कि जो इवैल्यूएशन का सिस्टम है वो डिफरेंट होता है, जो बच्चे ने लिखा है उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा डिफरेंट रहती है। तो ऐसे में क्या जो जेन्युइनली जो बच्चों की बैकलॉग आई है, किसी की कंपार्टमेंट आई है, तो क्या कंपार्टमेंट है कि नहीं है, या किसी बच्चे के जो पेपर के जो आंसर जो चेक होने से रह गए हैं उसके नंबर बढ़ेंगे। एक बात तो सर्टेन है, बहुत श्योर है, वो ये है कि अगर कॉपियां रिवैल्यूएशन होंगी तो सर्टेनली कहीं ना कहीं रिजल्ट में इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो, रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगी। कई बच्चे ऐसे जो फेल हो रहे हैं वो हो सकता है पास हो जाए, और इसके बाद ये भी चांस बच्चों को मौका मिल सकता है, कईयों की परसेंटेज बढ़ सकती है। लेकिन इस काम को जल्दी से जल्दी, यही एक तरीका है साहब कि इस काम को, अगर ऑनलाइन में इशू आ रहा है तो जितने भी बच्चे हैं, जितने टीचर्स हैं उनको अपॉइंट कीजिए, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके इनकी कॉपियां जल्दी से जल्दी चेक करवा के इनके साथ न्याय किया जाए। बच्चे को यही चाहिए। प्रोफेसर सीबी शर्मा सर, ये एक दो बच्चों का मामला नहीं है, लाखों छात्रों के साथ ये हुआ है, तो बड़े पैमाने पर सिस्टम के स्तर पर तत्काल बच्चों को राहत कैसे दिया जा सकता है? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए है वो सीबीएसई के क्रेडिबिलिटी की है, ट्रस्ट की है। अगर आज मैं सीबीएसई चेयरमैन होता तो मैं सारी कॉपियों को मैन्युअली जांच करवा लेता। हम लोगों ने 45 दिन का टाइम फिक्स किया हुआ है हर बोर्ड के लिए कि आपको 45 दिन में कॉपियां जांच के रिजल्ट देना है। तो आप सारी कॉपियां मैन्युअली जंचवाना शुरू कर दीजिए और 45 दिन में मैन्युअली चेक रिजल्ट दीजिए। बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल अमरीक सिंह साहब आपसे कि तब तक के लिए फ्यूचर के जो भी एग्जाम हैं, एंट्रेंस है, एडमिशन होते हैं, उसको होल्ड कर देना चाहिए, एक्सटेंड कर देना चाहिए? बढ़िया क्वेश्चन लक्ष्मण जी आपने यहाँ पर पूछा है, क्योंकि मैं जो आपको सुबह जो भी एक एग्जांपल दे रहा था, एक बच्चा जिसकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है, 9 नंबर से वो बच्चा रह गया। अच्छा, अब उसको जाना है नीट के अंदर, उसको मेडिकल में एडमिशन लेना है। मेडिकल का एडमिशन का 21 जून को उसको रीनीट का एग्जाम देना है। अच्छा, रीनीट का, अब देखिए रीनीट भी दोबारा देना है। अब उसका रिजल्ट जो आएगा वो जुलाई में आएगा। जुलाई एंड, उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई के एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा नीट का। ऐसे में अगर उस बच्चे का कंपार्टमेंट का रिजल्ट तब तक नहीं आता, अगर उस बच्चे का कंपार्टमेंट का रिजल्ट तब तक नहीं आता और वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उसका नीट जो है, उसका मेडिकल का एडमिशन मारा जाएगा, वो बच्चे का साल खराब हो जाएगा। उसमें हो सकता है बच्चे की गलती ना भी हो तो भी उसका साल खराब जाया हो जाएगा। ऐसे में हो सकता, हमें उनको मौका एक जायज देना चाहिए कि भाई कंपार्टमेंट का रिजल्ट जो है वो पहले डिक्लेयर किया जाए, और बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके बेसिस पर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, मेडिकल में, एमबीबीएस में एडमिशन हो रहे हैं और कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है, उनको कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालें, ताकि ये बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती नहीं है, जिनकी कोई गलती नहीं है, एटलीस्ट उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बच्चों को फेयर गेम कंपटीशन मिलना चाहिए। सो ऐसा जरूर होना चाहिए साहब। बहुत सही बात, बहुत सही बात। बच्चों की क्षमता पे आप शक ना करें, बच्चों ने अपना बेस्ट दिया है। अब बाकी सिस्टम देखिए कब जाके दुरुस्त होता है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।